चलिए ये वाला बनाए हैं पार्ट बी इसका। डिड नॉट गेट ग्रेचुटी। क्या था इसमें? कम्यूटेड जो पेंशन होता है, अनकम्यूटेड जो पेंशन होता है, मंथली वाला जो पेंशन होता है, वो पेंशन आपका क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। गवर्नमेंट को मिले, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले तो बे, और सरकारी एम्प्लॉय के अलावा अदर एम्प्लॉय मिले तो बी। समझ में आ रहा है ना? किसी भी एम्प्लॉय को ये क्या रहेगा? मंथली पेंशन जो है फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है ना? कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन मतलब हुआ एक बार में इकट्ठा जाकर अपने एम्प्लॉयर से ले लिए। तो फिर डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो इस केस में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो मौज मनाओ, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। 1 रुपया में कभी आपको ग्रेचुटी ओके पेंशन के ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं है। सर मान लीजिए हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और हम रिटायर कर गए और हमको महीना महीना पेंशन मिल रहा है, बोलिए तो टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि आप किस में फॉल कर गए? मंथली वाला में। तो डिवाइड करने का यही रूल है, पहले मंथली कम्यूटेड, उसके बाद अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में सोचना, पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय मत सोच लेना। समझ में आ रहा है? मंथली हाँ सबको लगेगा। एक बार में ले रहे हो पेंशन, कम्यूट करवा ले रहे हो पेंशन, तब उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय चार्ट को फॉलो करोगे ना, विजुलाइज करोगे तो हो जाएगा। इसलिए चार्ट को फॉलो करना होगा। एग्जाम में सम्स आएगा तो क्या करना, फटाक से बस, ठीक है ना? प्रैक्टिस तो होगा ही है। अदर एम्प्लॉय है तो देखो भाई एग्जेम्पशन मिलेगा, या तो 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, या तो 1/3 मिलेगा। एक एक 1/2 ज्यादा होता है कि 1/3 ज्यादा होता है? ज्यादा। ज्यादा तब मिलेगा जब आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है तो ज्यादा हम लोग एग्जेम्प्ट कर देंगे। तुमको ग्रेचुटी भी मिल रहा है ना, भागो, तुमको कम हम एग्जेम्प्ट करवाएंगे। एग्जेम्प्ट कम करवाएंगे यानी कि टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है ना? तो ग्रेचुटी अगर कहीं ना कहीं सॉरी, एग्जेम्प्ट जो क्या बोले हम, यहाँ पर एग्जेम्प्ट कम कराएंगे यानी कि टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि अगर ग्रेचुटी रिसीव हो रहा है तो एग्जेम्प्ट जो होगा वो क्या होगा? ग्रेचुटी, एक मिनट फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, क्या बोले हम फिर से सुन लीजिए। ग्रेचुटी मिल रहा है, ग्रेचुटी, तो एग्जेम्प्ट कम होगा कि ज्यादा होगा? एग्जेम्प्ट कम होगा। समझ में आ रहा है ना? एग्जेम्प्ट कम होगा तो टैक्स लगेगा। ग्रेचुटी तुमको नहीं मिल रहा है ना, कम इनकम हो रहा है ना, तो एग्जेम्पशन तुमको थोड़ा ज्यादा दे देंगे। ग्रेचुटी भी नहीं मिल रहा है बोलो, खाली पेंशन के भरोसे जिंदा हो, तो तुमको एग्जेम्पशन हम ज्यादा दे देंगे, ज्यादा है ये। तो एग्जेम्पशन ज्यादा दे देंगे तो टैक्स कम लगेगा। और पकड़ में आया ये वाला जो बोलना चाह रहे थे? ठीक है सर, हम ना सर लोकल अथॉरिटी में काम करते हैं, म्युनिसिपल कारपोरेशन में। तो क्या हम सरकारी इंप्लॉई हैं? बिल्कुल, ठीक है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट है, ऑल इंडिया सर्विसेज में काम, डिफेंस, सब सरकारी इंप्लॉई है। इसको आप कैसे किए होंगे एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या किए होंगे आप? कम्यूटेड पेंशन, बताइए तो, कम्यूटेड पेंशन आपका कितना था? पहले अनकम्यूटेड कर लेते हैं। अनकम्यूटेड वाला कितना हो गया? रिटायर कब हुआ? 1/6 से ना। और ऑन 1/10/19 ही गॉट अ कम्यूटेड पेंशन, 4,000 को 1/20 करवा दिया था। तो 6,000 करके कितना महीना? जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 4 महीना करके 6,000 करके मिला होगा। कितना आ रहा है? 24। और साथ ही साथ अब कितना मिल रहा है? 4,000 को तो कम्यूटेड करवा लिया, तो अब कितना मिल रहा होगा? 2,000 करके कितना महीना हो गया? अक्टूबर से लेकर आपका मार्च, 6 महीना, तो 12,000 रुपया कुल मिलाकर। ये 36,000 पर पूरा का पूरा क्या है? टैक्सेबल है। ये पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल आ गया। उसके बाद आपका आ जाते हैं कम्यूटेड वाला में। कम्यूटेड, हाँ, कम्यूटेड जो पेंशन है
वो आप क्या करवाएं, फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड निकालना पड़ेगा, पता है कि नहीं। फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड कितना है पहले तो बताइए, पेंशन रिसीव कितना हुआ है, कम्यूटेड पेंशन रिसीव कितना हुआ है। पेंशन रिसीव 1 लाख, डन। इसमें से क्या होगा, एग्जेम्पशन करेंगे, यही तो एग्जेम्पशन कितना करेंगे उसके लिए हमको क्या निकालना होगा, फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। अब फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन कैसे निकलता है? 1 लाख, 1,20,000 जो है वो कितना का है, 4,000 का है ना। तो 6,000 को कराते तो कितना आता, 1 लाख, 1,80,000 रुपया। 1,80,000 रुपया का कितना मिलेगा, ग्रेचुटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ग्रेचुटी रिसीव है। तो भाई तुमको हम एग्जामेशन थोड़ा, क्या बोल रहे हैं, अच्छा डिड नॉट रिसीव ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है, ग्रेचुटी नहीं नहीं मिल रहा है तो, ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है तो गरीब इंसान है, ज्यादा टैक्स देना, ज्यादा टैक्स हम लोग उससे नहीं लेंगे, तो कितना लेंगे, 1/3 की 1/2, 1/2 ज्यादा एग्जामेशन दे देंगे। 1/2 याद रहने का तरीका समझ में आया। तो 1/2 कितना आ जाएगा, 1,80,000 का 1/2, 90,000 माइनस कर दीजिए, 1,20 में से 90 गया, 30,000 रुपया। तो ये टैक्सेबल आ गया बी नंबर। अब ए और बी को ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 66,000। समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ, यानी कि क्या बोल रहे हैं, हाँ, ऊपर वाला 36,000 है, दोनों को ऐड कर देने से 66 आएगा, डन। होमवर्क भी दिया गया था क्वेश्चन बैंक का, उसका बना, सर सैलरी तो खत्म ही नहीं हो रहा है, हाँ बड़ा चैप्टर है क्वेश्चन बैंक का। अच्छा 1 नंबर बन गया है क्या, 2 नंबर बन गया है क्या, 3 नंबर बन गया है, 4, हाँ, 5 तो नहीं हुआ होगा, 7 नंबर होमवर्क दिए थे, ये आंसर आया, नहीं आया, ये बाबा आंसर नहीं आया, पाप पड़ेगा पाप। के लिमिटेड क्या हुआ है, 23/5/19 को क्या हुआ है बोलो तो, रिटायर हुआ है। कितना पेंशन उसको मिल रहा था, कब से, 1/6 से। तो जून का, जून, और गया है कब, 1/8 को गया है कहाँ पर, अपने एम्प्लॉयर के पास, बोला एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर हमको ना जो मेरा 3,000 का पेंशन था उसमें से 1,800 को क्या करवा दो, कम्यूट करवा दो। बोला ठीक है, पर तुमको हम 1,200 रुपया हर महीना देंगे। बोला हाँ चलेगा। तो बताओ तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, इतना टेंशन वाला क्या पढ़ाई था यहाँ पर, बोलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर बता दो, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7। अरे बोलो, क्वेश्चन नंबर कितना, 7। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अनकम्यूटेड वाला सॉल्व कर लेते हैं। हम अनकम्यूटेड पेंशन, बोलो कितना रुपए करके मिल रहा था अनकम्यूटेड पेंशन, हाँ, हाँ, 1/6, 1/6, मैथ में कितना क्वेश्चन लिखा होता है, 1/6 कितना है, अच्छा ठीक है तो बोल दो, इतना लड़ाना क्या है। 23 हो गया, 23 हो गया, बोलो अब, 1/6 23 से लेकर, हाँ, 1/8/23 कितना महीना हुआ, कितना करके मिल रहा था, कितना महीना हुआ, जून, जुलाई,
दो ही महीना हुआ ना, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6,000 रुपया। उसके बाद फिर चेंज हुआ, अब 1/8/23 से लेकर 31 मार्च 24 तक 1800 करके, 1800 को तो कम्प्यूट करवा लिया था, तो कितना बच गया, 1200 इंटू कितना हो गया, श्योर, तो कितना आ जाएगा, 3600, 9600, दोनों का ऐड कर दीजिए। समझ में आया, तो ये टैक्सेबल हो गया, ठीक है ना। बी नंबर, लोग होमवर्क होमवर्क करके आ नहीं रहा है, बोलो। कम्यूटेड पेंशन, फुल वैल्यू, कम्यूटेड पेंशन रिसीव, कम्यूटेड पेंशन रिसीव कितना हुआ है, बोलो। 3,60,000 पूरा इसी के ऊपर एग्जाम्शन मिलेगा क्या, फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन, फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन, तो फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन किरकम बेरोबे, 3,60,000 जो है कितना का था, 1800 का था ना, तो अगर पूरा फुल वैल्यू को कम्यूट करवा लेता तो 6 लाख, तो एग्जाम्शन कितना मिल जाएगा, 6 लाख का। ग्रेचुटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ग्रेचुटी मिल रहा है, तो हम आपको एग्जाम्शन जो है थोड़ा कम देंगे, कम का मतलब 1/3 कम होता है, तो 1/3 कितना आता है, 2 लाख रुपया। एग्जेम्शन 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 कितना आएगा, ये क्या आ जाएगा, टैक्सेबल, बी कर दे इसको, तो बताओ टैक्सेबल पेंशन कितना आ जाएगा, टैक्सेबल पेंशन A+B 1,75,600, इस तरह से सॉल्व करना होगा, ऊपर में अच्छा से लिख लाख के। बोलिए, सब कुछ कुशल मंगल। हम्म, सब कुछ कुशल मंगल। ग्रेचुटी खत्म किए हम लोग, ग्रेचुटी में दो बातें समझ में आया, एक कवर्ड था और एक अनकवर्ड वाला केस था, क्लियर है क्या। कवर्ड वाला में आपको एग्जाम्शन मिलता था मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, अनकवर्ड वाला में भी आपको एग्जाम्शन मिलता था मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। कवर्ड वाला में क्या था, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग में 3 था, पहला एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, दूसरा कवर्ड वाला बात कर रहे हैं 15/26, 15 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, और एनी पार्ट एक्सेस ऑफ 6 राउंड अप कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 6 से ज्यादा होना चाहिए, 6 चलेगा कि 6 से ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर सर्विस राउंड अप कर देंगे। और नीचे क्या था, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितना, फॉर द पर्पज ऑफ दिस लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुटी covered under the gratuity, covered under the act। सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक प्लस डीए, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं है 100% धड़ाक से। ये छोटा छोटा बात ना ध्यान से जिसे पढ़ा रहे हो उसे रिवाइज करना होगा, रोज क्लास आने से पहले, रोज सब कुछ पूरा क्यूमुलेटिव बेसिस पर, क्यूमुलेटिव माने शुरू से, सिक्वेंस नॉट ए सीक्वेंस, क्यूमुलेटिव मतलब होता है शुरू से एकुमुलेट करके रिवाइज करके आना है। समझ में आ रहा है क्या। फिर नॉट कवर्ड चालू हुआ, नॉट कवर्ड में मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्पशन था, क्या क्या, पहला एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, यहां पर 1/2 हो गया था, इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, जिस मंथ में रिटायर हुआ मंथ को छोड़ो, लात मारो मंथ को,
वो छोड़कर उससे पहले वाला मंथ से लास्ट 10 मंथ जाओ, सैलरी ऐड करो और एवरेज निकाल लो उसका 10 से डिवाइड मार के। वो एवरेज को यहाँ लिख देना है इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 10 साल 11 महीना, 10 साल 11 महीना 29 दिन, 10 ही साल, एक दिन बाकी है, अरे 1 मिनट बाकी क्यों ना हो, जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम लोग नहीं लेंगे। फॉर दिस पर्पस व्हाट विल बी द सैलरी, बेसिक प्लस डीए, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। याद करिए एग्जांपल में 55% आया हुआ था तो हम लोग वो इतना ही लिए थे, प्लस कमीशन, कमीशन कमीशन अचीव बाय एम्प्लॉय ऑन टर्नओवर बेसिस, कमीशन अचीव बाय एम्प्लॉय ऑन टर्नओवर बेसिस वही आएगा। ऊपर से कमीशन परसेंटेज बेसिस होना चाहिए, परसेंटेज फॉर्म में, परसेंटेज एम्प्लॉय टर्नओवर, तीन चीज ध्यान रखना कमीशन में, एम्प्लॉय, परसेंटेज, टर्नओवर, परसेंटेज ऑन टर्नओवर, अचीव बाय एम्प्लॉय, परसेंटेज ऑन टर्नओवर। समझ में आ रहा है क्या? ये सब रिवीजन करके आएंगे। पेंशन में डूब गए, पेंशन हम लोग रिवाइज कर ही लिए हैं अभी, अभी हम लोग नेक्स्ट तरफ चल रहे हैं, ठीक है। सैलरी बहुत बड़ा चैप्टर है और इसका सम्स जो आता है आप देख ही रहे हैं, इसका सम्स यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखिए ये तो छोटा छोटा एग्जाम में आता है, ये सभी एग्जाम में सम्स आया हुआ है, 4 नंबर का है, आएगा ही आएगा। अब क्या आएगा, ग्रेचुटी आएगा कि लीव सैलरी आएगा कि एचआरए आएगा कि पेंशन आएगा, वी डोंट नो क्या आएगा। पर लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये देखिए प्रॉब्लम सब चालू हो गया ना, ये क्वेश्चन तो 12 नंबर का, 10 से 12 नंबर का तो निश्चित है। और बिलीव करिए ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे डायरेक्ट जब तक आप सैलरी का हर एक प्रोविजन नहीं समझे हुए हो। बस में सारा कुछ मिलाकर हमको सॉल्व करना पड़ेगा, इवन ग्रेचुटी भी। अब मान लो यहाँ पर ग्रेचुटी नहीं है तो और कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन में होगा, तो आपको डीए के बारे में जानना होगा, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस के बारे में, एचआरए के बारे में, ऐसा करके होगा, है ना। सब पढ़ोगे तो समझ, तभी तो समझ में आएगा। बोलो, पूछते पेरेचो। एक तो मेरे को होमवर्क मिल गया, ला, लो 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 लो, रख लो रख लो। तो तो रखो ना, लिखो ना। अरे लो, ग्रेचुटी निकालना है, ये भी रख लो, ठीक है। ये भी ग्रेचुटी निकालना है, ये भी रख लो। सर कभी एग्जाम में आया हुआ है क्या, ये रहा। सर और दीजिए और दीजिए, मन कर रहा है कि और बनाए, ग्रेचुटी सीख गए हैं पर अच्छा से। अब नहीं है, क्या है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो एक दो तो मिल जाए। कहाँ से दिए थे, 26 है ना। लो लो लो, अरे भगवान सुन लिए तुम्हारा, अरे वाह, आज पूजा पाठ करके आए हो। हाँ, अरे ग्रेचुटी हो गया, बैठ के बनाना है और क्या करना है, गलती करोगे सिखाएंगे, बात खत्म है। समझ में आ रहा है, 50 तो सम्स तो बैठ के हम सॉल्व नहीं कराएंगे हाथ पकड़ पकड़ के, अब तुमको ईयर क्वेश्चन भर दिया गया है, बैठ के बनाओ। सर नहीं बना तो नहीं बना, तो नहीं बना, आपका काम है क्या करने का, नहीं बना तो नहीं बना। अब ट्राई सीख लिए, ट्राई भी कर लिए, फिर भी नहीं बना तो फिर दिक्कत है मंदिर जाने का। तो आ जाइए मंदिर घूम के आइए, वहां से शांति मिलेगा दिमाग पे। चलो अब नहीं है, चले बार फिर से हाथ से भगवान से प्रार्थना करें हाथ जोड़ के, देखो करो मिलोल जाए। कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे तो नहीं मिला, चलो तो हो गया। आ जाइए, चलते हैं हम लोग लीव सैलरी की तरफ। हमारा नेक्स्ट पड़ाव लीव सैलरी। आसुन लीव सैलरी की तरफ। ये रहा,
लीप सैलरी क्या होता है, ध्यान समझना होगा। लीप सैलरी के केस में सपोज आपका एम्प्लॉयर आपको छुट्टी देता है, आपको पता है आपका एम्प्लॉयर साल भर में मान लीजिए कि 80 दिन 100 दिन छुट्टी दिया, वाट एवर छुट्टी दिया साल भर का, तो आप क्या करते हो, वो छुट्टी को अवेल करते नहीं हो। कभी कभी हर साल छुट्टी देता है एम्प्लॉयर, आप उस छुट्टी को अवेल नहीं करते। सपोज मान लो आपको छुट्टी दिया 3 साल में 100 दिन का, 100 दिन का छुट्टी दे दिया सपोज, चलो 100 दिन ज्यादा बोल दे रहे हैं, 30 दिन, ठीक है ना। साल में कितना दिन का छुट्टी दिया, 100 दिन छुट्टी चाहिए, आधा मतलब 300 दिन में 300 दिन छुट्टी ही चाहिए। हाँ ऐसे ही देता है, तो 30 दिन का हम बता रहे हैं आपको, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बाबा, पहले वो समझो ना, इमोशनल काहे हो जा रहे हो। वो सब आ रहे हैं इस पे, बात समझो कि हम बात, चलो मान लो 30 दिन का, चलो ठीक है, साल भर में कितना दिन का छुट्टी दिया, 30 दिन का छुट्टी दिया। अब साल भर में 30 दिन का छुट्टी दिया, तो वो छुट्टी को तुम अब यूज भी नहीं किया, तुम बोला ना ना हम ऑफिस जाएंगे, पास में आ रहा है क्या। अब उसको अवेल तुम नहीं किए तो छुट्टी तो बच गया। तो क्या होता है, उस छुट्टी को आप चाहो तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इन कैश करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो, इन कैश। अगर आपके पापा मम्मी सरकारी नौकरी में होंगे या रेलवे में होंगे, सुने होंगे, बताते होंगे इस बार छुट्टी बेच दिए हम, दैट इज द पॉइंट। वो क्या करवाते हैं, लीव को इन कैश करवाते हैं, छुट्टी बेच दिए। और छुट्टी किसको बेच दी है भाई, तो बेचे नहीं, लीव को क्या करवाए हो, इन कैश करवा लिए। समझ, आप पापा जाकर पूछिएगा कि अगर सरकारी नौकरी में है तो, कि छुट्टी बेचने वाला स्कीम आपके बारे में पता है, बोला तुमको क्या पता है, आप तो हर साल ही करते हैं। तो छुट्टी बेच देना जिसको बोला जाता है आपके भाषा में, दैट इज द लीव इन कैश। आप उसको लीव को क्या करवा लिए हो, इन कैश करवा लिया। जो छुट्टी बच गया है, एम्प्लॉयर के पास गए, बोले कि देखो एम्प्लॉयर 5 दिन जो है ना, आप तो बोले थे 30 दिन का छुट्टी है, हम देखो क्या किए, 30 दिन में से 30 दिन का छुट्टी है, बट हम क्या किए, उस छुट्टी को यूज नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ 25 दिन ही छुट्टी का यूज किए, 5 दिन तो यूज, मतलब हम काम करने आ जा रहे थे, आप 30 दिन तक बोले थे आराम करो, हम 30 दिन आराम किया ही नहीं बाबा, हम 25 दिन ही आपका रेस्ट मारे, बाकी 5 दिन तो हम आ जा रहे थे काम करने के लिए। तो 5 दिन का आपको क्या मिल जाएगा, लिव इन कैश करवा लोगे तो सैलरी मिल जाएगा। दैट लिव इन कैशमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। पॉइंट ये है कि दो समय पर ये काम होता है, एक होता है कि जब आप इंप्लॉयमेंट कर रहे हो तभी जाकर क्या करवा ले रहे हो, लिव इन कैशमेंट करवा ले रहे हो, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, ये घर में बता दीजिएगा। हाँ, छुट्टी बचा के हर साल आप क्या कर दे रहे हैं, लिव इन कैश करवा दे रहे हैं, तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। बट आप रिटायरमेंट के बाद सारा छुट्टी रख दिए, एक ही बार रिटायरमेंट के बाद इस महीना का, पूरे साल भर का पूरा निकाला जाएगा, पूरा जब तक लाइफ टाइम हम काम किए हैं, फिर देखा जाएगा कि लीव अवेल्ड कितना किए हो। तो उस समय जब इन कैश करवाओगे तो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। समझ में, जानकारी समझ में आया, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बहुत जन क्या करता है, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट करा देता है, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ना करके क्या करो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो क्या करे बताओ, रिटायरमेंट के बाद करवाए। सब पैसा का जरूरी है, हाँ तो ठीक है, जरूरी है तो कुछ करवा लो, क्या दिक्कत। अरे 5 ठो है बचा हुआ है तो 2 ठो को इनकैश करवा लो, 3 ठो को इनकैश करवा लो, बात समझ में आ रहा है। बट मोटा मोटी अगर लास्ट टाइम बचा के रखो, लास्ट टाइम रिटायरमेंट के समय तुम इनकैश करवा रहे हो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो क्या हो जाएगा, सर हम लोग पाप किए हैं क्या, हम लोग अदर एम्प्लॉय, हेलो सरकारी नहीं है तो, हाँ तो ठीक है, सरकार बोलता है कि तुमको भी एग्जाम्शन देंगे, बट अपना अपना होता है, समझ रहे, अपने तो अपने होते हैं, सरकारी एम्प्लॉय लॉ बना रहा है गवर्नमेंट, तो अपने तो अपने होते हैं, तो तुमको भी देंगे, चिंता मत करो, तुम भी भारत के नागरिक हो, तुमको भी एग्जाम्शन देंगे, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो फुल्ली एग्जिम्प्ट। सुनने में भी अच्छा लग रहा है, अब पढ़ाई के मामले में भी अच्छा लग रहा है, कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, फुल्ली एग्जिम्प्ट, बस में रहा है। बट इन लोग में अदर एम्प्लॉय का केस में क्या है बताइए, अदर एम्प्लॉय के केस में
यहां पर आपके साथ मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है बताइए? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। क्या आ रहा है बताइए? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग आ जा रहा है। तो आप क्या करेंगे मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग में? हाँ, पहला क्या है? अमाउंट रिसीव्ड। डन। पहला वाला तो नॉर्मली है, और लास्ट वाला मैक्सिमम लिमिट देखोगे ना तो पेंशन में बहुत इजी था, 1/3 1/2। पेंशन को छोड़ दो, ग्रेचुटी वाला फिर से आ जाओ। ग्रेचुटी में तीन ठो था दोनों में ही, तीन ठो में पहला वाला तो एक्चुअल रिसीव, लास्ट वाला है मैक्सिमम लिमिट। अनकवर्ड वाला में भी, नॉट कवर्ड वाला में पहला वाला एक्चुअल, लास्ट वाला थर्ड वाला मैक्सिमम लिमिट। तो इसमें भी पहला वाला एक्चुअल रिसीव और लास्ट वाला, दो तो खाली याद करना है। टेंशन यहाँ पर दो तो याद करना है, मैक्सिमम लिमिट याद रखना, ठीक है ना? दो तो खाली याद करना है। बोलो क्या दो तो याद करना है? टोटल होगा, टोटल सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, लास्ट 10 मंथ बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। अब ये सर ये क्या बोल रहा है सर, तो समझाएंगे। आपको वहां पर टोटल सैलरी लिखना है। क्या लिखना है बोलो? लास्ट 10 मंथ का, लास्ट 10 मंथ का टोटल सैलरी, कब से कब तक? जिस दिन रिटायर किए ना उसी दिन से 10 महीना पहले जाना है। महीना छोड़ना नहीं है। ग्रेचुटी वाला में छोड़कर फिर बैक करके गए थे, है ना? किसी मंथ में वो रिटायर हो रहा था, उस मंथ को ही छोड़ दे रहे थे। उसके बाद ठीक उस मंथ से छोड़कर उसका पिछले वाला मंथ से काउंट कर रहे थे। बात समझ में आ रहा है क्या? बट यहां पर जिस दिन रिटायर किया उसी से बैक 10 दिन का कैलकुलेशन करना है। ठीक, 10 दिन का एवरेज की टोटल। टोटल 3 नंबर में क्या बोल रहा है? 3 नंबर में सर लीव सैलरी एंटाइटलमेंट, ये हम सब ये कैलकुलेशन है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये कैलकुलेशन सिखाएंगे हम, ये वाला पॉइंट। तो मुद्दा सिंपल सा बात है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहले नंबर में एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा में क्या लिखा हुआ है? टोटल ऑफ लास्ट 10 मंथ का सैलरी, ठीक है ना? तीसरा में सर कैलकुलेशन है, लीव इंटाइटलमेंट बोल लीजिए, लीव सैलरी इंटाइटलमेंट बोल लीजिए, और चौथा में मैक्सिमम लिमिट है। सिंपल सा कहानी है। क्लियर है क्या? ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आइए आगे हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो खेल 3 नंबर को लेकर है, बाकी को लेकर इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन चालू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन है, PQR अशोक एन एम्प्लॉय ऑफ, सरकारी है ये प्राइवेट वाले लोग हैं? अदर एम्प्लॉय है, प्राइवेट मतलब अदर एम्प्लॉय। रिटायर फ्रॉम द कंपनी, कब रिटायर किया है? 30/9, 30/11/23 को। एक एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही रिसीव कितना का ग्रेचुटी? 3,25,000 का, सॉरी सॉरी ग्रेचुटी नहीं, 3,25,000 का लीव सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयर। बताओ अगर कोई लीव सैलरी मिले, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। लीव सैलरी अगर आप लोग को मिल रहा है, कोई भी पूछ दिया, ऐसा चलता रहा वाला आदमी, तुम टैक्स पढ़ता है ना? हाँ बोलो हाँ पढ़ते हैं। लीव सैलरी टैक्सेबल होता है कि नहीं? हमको ऐसे नहीं, लीव सैलरी हमको मिला है, आज ही हम लीव सैलरी लेकर आए हैं, बताओ टैक्स देना पड़ेगा हमको? क्या बोलोगे? तो एग्जाम्पशन, उसको कंडीशन कंडीशन नहीं पता, वो बोल रहा है मेरे को टैक्स देना है कि नहीं, मेरे को बताओ। टैक्स पढ़ने का अगर ये नजरिया डाल दिए ना तो टैक्स तुमको एकदम पानी लगेगा, पानी। समझ में आ रहा है? अपने आप को कंसल्टेंट समझो ना। समझ में आ रहा है? अब बताओ, वो पूछ दिया तो क्या बोलोगे? उससे ये वो बोला मत बोलना, तुम दोड़ा कंडी पढ़ा रहे हो, ठीक स्टूडेंट है तुम्हारा। हाँ तो उससे पूछोगे, तुम समझो ना, मन में दिमाग लगाओ भाई। अच्छा लीव सैलरी मिला हुआ है, तो लीव सैलरी मिला हुआ है तो उसका तो केस है। पहला केस क्या है? चार्ट, हमेशा चार्ट देखना है आपको। ये तो है, तुमको लीव सैलरी कब मिला है? अभी तुम काम करने का दौरान मिला है कि रिटायर हो चुके हो? समझ में आ रहा है? चार्ट देखो, चार्ट फॉलो करना है। समझ में आ रहा है क्या? तुम लोग चार्ट से भटक जाते हो, चार्ट से ही जवाब निकलेगा। अपने आप से पूछना है होगा, और वही चीज उससे पूछो।
उसको सिचुएशन बताने देगा, अपने आप से पूछ के उससे पूछो, फिर उससे पूछो, अरे भाई तुमको जो लिप सैलरी मिला हुआ है कब मिला है? काम करने का दौरान ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है क्या, रिटायर हो गए हो तब मिला हुआ है? बोलेगा रिटायर हो गए हम, रिटायर कल ही हुए, आज हमको लिप सैलरी लेकर आ रहे हैं। बोला, अच्छा सरकारी एम्प्लॉय हो कि प्राइवेट में काम बिना सरकारी वाला हो? तो बोलेगा सरकारी वाले नहीं है हम, सरकारी वाला तो एग्जाम हो जाता ना। मान लो बोल दे सरकारी है तो मौज करो, एग्जाम है, टैक्स नहीं देना होगा। वह सरकारी नहीं है हम, प्राइवेट में काम करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री में काम करते थे। रिलायंस इंडस्ट्री इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ तो फिर तो उसको बोलना होगा एग्जामेशन मिलेगा, चिंता मत करो, तुमको पूरा पे टैक्स नहीं देना है, तुमको क्या मिल जाएगा, एग्जामेशन मिल जाएगा। समझ आ रहा है क्या? क्या एग्जामेशन मिलेगा? एक्चुअल अमाउंट रिसीव, लास्ट 10 मंथ का टोटल सैलरी जिस दिन रिटायर हुआ। तीसरा लीव इंटाइटलमेंट का कैलकुलेशंस कर लेंगे हम लोग, वो समझाएंगे। और लास्ट में मैक्सिमम लिमिट 4 लाख और 3 लाख, विच एवर इज लोअर, उतना का एग्जामेशन मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर पूछेगा बताओ तो कितना का मिलेगा, बोला उसके लिए पैसा लगेगा। समझ में आ रहा है? हर चीज तुमको हम बता दे, चलो करो। तो भाई क्या होगा? यहाँ क्या बोला है, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ, जब रिटायर हुआ तो सैलरी कितना था, 10,000 रुपया। कितना साल काम किया है, 25 साल 10 महीना। लीव एंटाइटलमेंट फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, उसको सर अपने ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कितना का लीव मिल रहा था, 40 दिन का लीव मिल रहा था, ठीक है ना। हर साल कितना दिन छुट्टी, 40 दिन का छुट्टी, हर साल 40 दिन का छुट्टी। लीव अवेल ड्यूरिंग वाइल द सर्विस, ये जो लीव अवेल जो है ना, वाइल द सर्विस, ये बता रहा है कि जब तक वो सर्विस किया कितना लीव अवेल कर लिया। ऑब्वियसली ये जो रिटायरमेंट का केस है तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट वाला मैटर को लेकर नहीं है ये, इसीलिए बता रहा है कि जीवन भर में वो कितना छुट्टी यूज किया है, 300। अनअवेल्ड, अनअवेल्ड होगा यहाँ पर, अनअवेल्ड लीव एट टाइम ऑफ द रिटायरमेंट 700, ठीक है ना। फिर बोल रहा है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ टिल द नवंबर, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ टिल द नवंबर, ये डेटा दिया हुआ है। इस डेटा का यूज करके हमको अपना काम निकालना है। क्लियर है क्या? डेटा पढ़ लिए, चलो ठीक है। समझ में नहीं आया वो जो डेटा पढ़ लिए ना, आइए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सोल्यूशन नहीं है ये, हाँ सोल्यूशन ही तो है, सोल्यूशन टू इलस्ट्रेशन 9 है ना। सबसे पहले यहां भी लिखते हैं हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी ऑफ मिस्टर, कौन है, मिस्टर अशोक, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 जाएगा, और प्रीवियस ईयर आपका 23-24 जाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट सबसे पहला बताइए, लीव सैलरी रिसीव, कितना लीव सैलरी रिसीव्ड हुआ है, 3 लाख। लीव सैलरी रिसीव कितना हुआ है, पूरा पे टैक्स लगेगा, 3,25,000 पूरा पे टैक्स लगेगा, एग्जाम्शन है पूरा। कितना का एग्जाम्शन है, एग्जाम्शन कितना है,
मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। कितना का एग्जाम्पशन है भाई, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, बोलो, बोल दो जरा। पहला क्या है, एक्चुअल। एक्चुअल क्या, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है, 3,25,000। दूसरा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, क्या था, लास्ट 10 मंथ का टोटल सैलरी। कितना है लास्ट 10 मंथ का टोटल सैलरी, ढूंढ के बताओ क्वेश्चन से तो। चलो ढूंढ के बताओ मेरे को, आपका जिम्मेदारी है। सर हमको दो जगह सैलरी दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना। बोलो कौन सा लो धरे। ये क्या है, जिस दिन रिटायर हुआ ना उस दिन सैलरी कितना है, 10,000। और हमको क्या चाहिए, जिस दिन रिटायर हो रहा है उसका पीछे का 10 मंथ का सैलरी। तो क्या गारंटी है कि जिस दिन रिटायर हुआ है उस दिन ना 10,000 रुपया सैलरी था। पीछे का 10,000 सैलरी कांस्टेंट थोड़ी ना हो सकता है, हो सकता है कभी साथ में इंक्रीमेंट आया होगा, तो पहले सैलरी कम होगा अभी बढ़ गया होगा, हो ही सकता है। तो इसको धरना गलत है। पर ये वाला देखो कितना अच्छा आपके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट लाइन लिखा है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ टिल नवंबर। और नवंबर में ही रिटायर हुआ था बेचारा। तो सर एक चीज देखिए, ये तो एवरेज सैलरी है, आप तो बोले टोटल निकालने के लिए। अरे तो कौन सा पहाड़ है, ये एवरेज है ना। तो इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया टोटल। टोटल को 10 से डिवाइड करो, आ गया एवरेज। तो एवरेज से टोटल में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो, टोटल से एवरेज में आने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये वाला देखो बैठे बैठे आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इसको यूज करेंगे कि नहीं, कि इसको यूज करेंगे। पकड़ में आया, लास्ट 10 मंथ का सैलरी जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन से देखो 30 दिन रिटायर हुआ था। बिल्कुल हमारा काम हो गया, क्वेश्चन बना बनाई दे दिया। सर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो उतना काहे टेंशन, जीवन का फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, प्रेजेंट सोचो ना। समझ गए, चलो बताओ कितना आएगा, 9,000 इंटू 10, ठीक है, 90,000 आ गया, 90,000। आगे बताओ सर, आगे वाला जो है ना आप कुछ बता रहे थे। हाँ तो यहाँ लिखो, लीव सैलरी एंटाइटलमेंट। क्या लिख रहे हो, लीव सैलरी एंटाइटलमेंट। पर यहां पर एक चीज और लिख लेना, एज पर। तुम्हारा नियम नहीं चलेगा, तुम्हारा नियम भाड़ में जाए, हमारा नियम चलेगा, ठीक है ना। तुम्हारा नियम नहीं चलेगा, एज पर आईटी रूल। आईटी माने इनकम टैक्स रूल। और 4 नंबर में है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितना है, 3 लाख। बस इसमें से जो लोअर होगा यहाँ रखेंगे और हमारा क्या आ गया, टैक्सेबल लीव सैलरी आ गया। बस खाली एक तो कैलकुलेशन कर ले, काम हो गया। बोलो कोई दिक्कत। तो पॉइंट नंबर 1 डन है, पॉइंट नंबर 2 डन है, पॉइंट नंबर 4 डन है, पॉइंट नंबर 3 सिखा दे तो काम हो जाएगा। चलो पॉइंट नंबर 3 सिखाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या करना है आपको, पहले हम समझा दे रहे हैं फिर प्रोविजन से रिलेट कर देंगे जो प्रोविजन में लिखा हुआ था, ठीक है। समझा दे रहे हैं। तो लीव, इसमें आप एक वर्किंग नोट बनेगा, लिखेंगे आप लीव सैलरी एंटाइटलमेंट, लीव सैलरी एंटाइटलमेंट।
बता दो लीव सैलरी इंटाइटलमेंट का कैलकुलेशन कैसे होगा। सुनिएगा, डन। काम का छोड़ दीजिए, पूरा यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बताना होगा ग्रॉस लीव इंटाइटलमेंट। इंटाइटलमेंट बताओ, हर साल उसको कितना छुट्टी मिल रहा था, ऐसे करके पूरे जीवन भर में कितना छुट्टी मिला होगा वो बताना होगा। समझ में आ रहा है? पहले ये बता दो हर साल कितना छुट्टी मिल रहा है। 40 मिल रहा है। और कितना साल सर्विस किया, 25। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर प्रोविजन में साफ से एक बात लिखा हुआ था, यहाँ पर कंप्लीटेड ईयर सर्विस का मतलब क्या होगा, ये जरूरी था ये समझाना। ये वाला लाइन, कंप्लीटेड ईयर का सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या है यहाँ पर, इफ एम्प्लॉय वर्क 9 ईयर 6 मंथ देन विल कंसिडर। समझ आ रहा है ना? मतलब यहाँ पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होना चाहिए। कंप्लीटेड समझ में आ रहा है माने? हाँ, कंप्लीट का मतलब 6 से कम नहीं होता है, कंप्लीट माने कंप्लीट। हाँ, 9 साल 11 महीना 29 दिन, 9 साल। समझ में आया? तो अब मेरा पॉइंट लेकर बताइए, इस क्वेश्चन में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है। क्लियर हो गया? हर साल तुमको कितना का छुट्टी मिल रहा है, 40 दिन। तो 25 साल में कितना दिन का छुट्टी मिलेगा, 40 × 25 करो, 1000 दिन का छुट्टी, है ना? कितना दिन का छुट्टी अवेल्ड, कितना का छुट्टी अवेल्ड कर लिया, 300 दिन घर में बैठा रहा था वो। कितना दिन घर में नहीं बैठा, 700 दिन। तो 700 दिन का उसको लीव कैश पेड मिलेगा ना, यही तो धोखा खा गए। अब सुनिए ध्यान से मेरा बात, वहां छोड़ दीजिए, अब जो हम बोल रहे हैं वो सुनिए। इनकम टैक्स बोलता है कि तुम्हारा एम्प्लॉयर कितना दिन का छुट्टी हर साल देता है, वो भाड़ में जाए। तुम्हारा एम्प्लॉयर बोलता है कि तुमको 360 दिन में से हम 300 दिन छुट्टी देंगे। बस में आ रहा है क्या? हमको मतलब नहीं है, इनकम टैक्स का रूल है। इनकम टैक्स का रूल में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैक्स टू मैक्स छुट्टी इनकम टैक्स के हिसाब से कितना दिन हो सकता है, मैक्सिमम 30 डेज। मैक्सिमम कितना दिन बताओ, मैक्सिमम 30 डेज, ठीक है ना? कितना छुट्टी हो सकता है साल भर में, कहा गया, मैक्सिमम 30 डेज। डेज है, डेज। तो क्या बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन साल में 40 दिन का छुट्टी दे रहा है, डजेंट मैटर, इनकम टैक्स 30 दिन से ज्यादा छुट्टी कंसीडर नहीं करेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन 45 दिन का छुट्टी दे रहा है, इनकम टैक्स 30 ही दिन कंसीडर करेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन 30 दिन छुट्टी दे रहा है, इनकम टैक्स भी 30 ही दिन कंसीडर करेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन 60 दिन का छुट्टी दे रहा है, इनकम टैक्स, आपका ऑर्गेनाइजेशन 360 दिन में से 360 दिन छुट्टी दे रहा है, हाँ, इनकम टैक्स 30 दिन कंसिडर करेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन 20 दिन का छुट्टी दे रहा है, इनकम टैक्स 30 दिन का करेगा कि 20 दिन का करेगा, 20 दिन का करेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन 10 दिन का छुट्टी दे रहा है, 10 दिन। आपका ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है 29 दिन का, 29 दिन। आपका ऑर्गेनाइजेशन 30 दिन का, आपका ऑर्गेनाइजेशन 31 दिन का, समझ, 30। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आया? कभी ना कभी समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यानी कि 30 मैक्सिमम है, ऑर्गेनाइजेशन उसे नीचे छुट्टी दे रहा है तो वो ठीक है, बट इसको ऊपर अगर छुट्टी दे रहा होगा तो हम मैक्सिमम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे किस पे, 30 दिन पे। तो 30 दिन का ही छुट्टी आपको मिलेगा, ठीक है ना? इसी छुट्टी को ना हम लोग को पैसा में कन्वर्ट करवाना है एक्चुअली। क्या किस में कन्वर्ट करवाना है, कैश में कन्वर्ट करवाना है। कैसे कैश में कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो ये बात समझ में आ गया क्या आपका? तो यहाँ पर ग्रॉस इंटाइटलमेंट में हमेशा क्या लिखिएगा, ये बात ध्यान में रखते हुए, तो कितना मिलेगा बताओ, यहाँ पर छुट्टी कितना मिल रहा था, तो 40 दिन ले हम लोग, कितना दिन लेंगे, 30 पे रिस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, 30 दिन मल्टीप्लाई बाई हर साल कितना, कितना साल तक सर्विस किया, 25 ईयर। कितना आएगा ग्रॉस लीव इंटाइटलमेंट,
750। ठीक है ना। इसमें से कितना वो अवेल्ड कर लिया वो बताओ। लीव टेकन, लीव अवेल्ड। लीव टेकन माने लीव अवेल्ड। कितना लीव अवेल्ड कर लिया था? 300। और कितना अवेल्ड नहीं किया? 450। तो ये क्या आया बताओ? अन अवेल्ड लीव। अब सोचो कि हमारे हिसाब से कितना आ रहा है बताइए? 450 आ रहा है ना। पर वहां पर कितना आ रहा था? 700 आ रहा था ना। क्योंकि एक्चुअली उन लोग का लीव एंटाइटलमेंट ज्यादा हो रहा था, क्योंकि 40 दिन करके कर रहा था ना, इसलिए 1000 आ रहा था। और 300 दिन इसमें छुट्टी क्या किया? अवेल्ड किया। तो छुट्टी कितना अवेल्ड नहीं किया? 700 आ रहा था उसके अकॉर्डिंगली। बट हम लोग को आईटी रूल के हिसाब से चलना है, इसीलिए हम लोग ये रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। तो बताओ कितना दिन छुट्टी अवेल्ड अनअवेल्ड किया? कितना छुट्टी बचा लिया? अब इसको पैसा में कन्वर्ट करना है, कर लोगे? कितना रुपया बनेगा ये? 450 रुपया, 450 दिन का छुट्टी कितना रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा? रुपया में कन्वर्ट करना है। अरे सबसे इजी काम है। महीना का सैलरी कितना है तुम्हारा? ये कितना दिन का छुट्टी है? कितना दिन का सैलरी है? एक महीना इक्वल टू 31 दिन नहीं, एक महीना इक्वल टू। जब तुम ये जो लिव सैलरी इन टाइटल को तुम कन्वर्ट करवाओगे ना इनकैस्ट में, लिव इनकैशमेंट के दिन भी आपको क्या यूज करना है? लिव इनकैशमेंट सैलरी निकालेंगे तो आपको क्या यूज करना है? एवरेज ही यूज करना है, नॉट लॉस्ट ड्रॉन सैलरी। यहाँ भी ये ठीक है, आपका एवरेज ही यूज करेंगे आप, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये बात। तो ऊपर में भी एवरेज, ऊपर में एवरेज नहीं टोटल यूज करना है एक्चुअली। और यहाँ पर क्या यूज करना है? एवरेज, लास्ट 10 मंथ का ही एवरेज। मतलब ऊपर में लास्ट 10 मंथ का टोटल और नीचे में क्या कर दो? एवरेज। तो टोटल दिया रहेगा तो एवरेज, एवरेज दिया रहेगा तो टोटल। तो लास्ट 10 मंथ का टोटल ही करना है, ठीक है ना। लास्ट 10 मंथ का कितना था? एवरेज 9000 ही था ना। 9000 ही यूज करेंगे यहाँ पर। 9000 30 दिन का सैलरी है, महीना 31 दिन का कि 30 दिन का? तो 30 दिन का सैलरी अगर 9000 रुपया है तो बताओ तो 450 दिन का सैलरी कितना हो जाएगा? 1,45,35,000। दैट्स योर लिव इनकैशमेंट। ये आया, यानी कि उसको 1,35,000 का क्या मिलेगा बताओ? छुट्टी का पैसा मिल जाएगा। 1,35,000 रुपये क्या चीज का पैसा है ये? छुट्टी मिला था, छुट्टी अवेल्ड किया नहीं, अनअवेल्ड रह गया, काम करने चला गया था, तो उसको उतना पैसा मिल जाएगा, 1,35,000। हालांकि इतना इमोशनल मत हो जाओ, हम लोग को कितना पैसा मिलेगा वो कैलकुलेशन नहीं करना था। देखा जाए तो पैसा इतना नहीं मिलेगा। लीव देखो 40 दिन का छुट्टी मिल रहा था ना, तो जो पैसा मिलेगा वो 40 दिन के हिसाब से मिलेगा। हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा एम अलग है। हम लोग आपका कितना लीव मिलेगा वो नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। बताओ तुम्हारा सैलरी कितना होगा? हम लोग क्लर्क है या हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और टैक्स कैलकुलेशन आपको जो 3,25,000 का लीव इनकैशमेंट मिला था वो कैसे मिला, क्या मिला, हमको क्या पता? ये कैसे वो लोग 3,25,000 निकाला, हमको क्या पता? वो कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमको क्या पता? समझ में आ रहा है? वो सैलरी कितना ले रहा था, क्या लिया क्या नहीं लिया, हमको क्या पता बाबा। उस पर फोकस हम लोग को देखना है कि 325 पे टैक्स लगेगा कि तो नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड होगा। एग्जेम्प्टेड कितना होगा? एक्चुअल, लास्ट 10 मंथ का टोटल, लिव एंटाइटलमेंट जिसका कैलकुलेशन आपको सिखाए हम। कैसे कैलकुलेशन किए? ग्रॉस एंटाइटलमेंट से क्या माइनस कर दोगे? जितना अवेल्ड किया है तो कितना आ जाएगा? अनअवेल्ड आ जाएगा। अनअवेल्ड को कन्वर्ट कर देना रुपीज में। कैसे करोगे? एवरेज सैलरी ले लेना है, डिवाइड बाई 30 दिन करना है, और जितना आपका अनअवेल्ड आया उससे मल्टीप्लाई कर देना है। और ये वाला उठाकर यहाँ लिख दो, विच एवर इज लेस देन, लोअर आ जाएगा 90,000। और आपका 325 में से 90 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1,00,000 235। श्योर? 235। ठीक है, समाप्त। ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। क्या आप रेडी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलिए क्वेश्चन जो है खुद से करके दिखा दीजिए। क्वेश्चन बैंक में आ जाइए।
हो गया? चलो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5। हाँ हाँ, ऑब्वियसली क्वेश्चन 5। अरे तो सेम सेम क्वेश्चन है। हाँ सेम है, खाली ध्यान रखना यहाँ पर लिव इंटाइटलमेंट एज पर रूल। ये रूल कौन सा रूल है? ऑर्गेनाइजेशन का रूल है। रूल माने कौन सा रूल? ऑर्गेनाइजेशन का रूल। तो रूल के हिसाब से कितना दिन का छुट्टी मिल रहा है? 1/2 माने 45 डेज। 1.5 महीना मतलब 45 डेज। समझ में आया क्या? तो 45 चलेगा कि नहीं चलेगा? आईटी रूल के हिसाब से 30 पे रेस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो जल्दी से करके दिखाइए। बाकी सब कुछ इजी इजी है, आंसर भी दिया हुआ है। कर दीजिए, ईयर चेंज कर दीजिए यहाँ पर, ये 23 कर दीजिए। और क्या करना है, बाकी तो हो गया। और तो कुछ है नहीं, 23 कर दीजिए खाली। ठीक है।
क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था ना ये। नाम क्या था मिस्टर? हाँ, अमन रसापन। कितना स्लिप सैलरी मिला था? गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं देना था? गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था? पेंशन। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। पहला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव है? 1,50,000। दूसरा, दूसरा टोटल सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। कितना दिया हुआ था? 8800 इंटू 10, यही था ना? 88,000। फिर लीव सैलरी एंटाइटलमेंट एज पर आईटी रूल। का जवाब कहाँ है? नोट में है। चौथा, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। कितना आ रहा है सर? वो तो निकालना पड़ेगा। निकालने से क्या सर, लीव सैलरी का आंसर आ जाएगा? हाँ बिल्कुल। तो नोट 1 में डालकर सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस इंटाइटल, क्रॉस इंटाइटलमेंट रिसीव। छुट्टी तो उसको 45 दिन का मिल रहा था, बट कितना लेंगे आप? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 30 दिन पे। नंबर ऑफ ईयर सर्विस 20 ईयर, 20 ईयर्स। तो आ जाएगा कितना? 600 दिन का लीव अवेल्ड। लीव जो है अवेल्ड कितना दिन का किया? लीव अवेल्ड कितना बोल रहा है? लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस 14 मंथ। 14 मंथ इंटू 30 कितना आ रहा है? 14 मंथ इंटू 30 कितना आ रहा है? 400। तो लीव अनअवेल्ड, अनअवेल्ड कितना आ जाएगा? कन्वर्ट करो। एवरेज सैलरी कितना था? 8,800। 8,800 जो है ये 30 दिन का सैलरी है, तो 180 दिन का कितना होगा? 52। समझ में आया? बताओ मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग कितना आ रहा है? यही आ रहा है ना? कितना आएगा? 97,200। डन। ठीक गए?
हुआ? ये वाला होमवर्क रहेगा, आप ट्राई करेंगे घर में। 6 नंबर लिव इन कैशमेंट का ही है। जैसे तैसे गलती हो सही हुआ बना के लेकर आएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? लिव सैलरी भी समाप्त हुआ, बट लिव सैलरी में 1 मिनट आ जाइए, इस क्वेश्चन को काट दो। लिव सैलरी में आ जाइए। लिव सैलरी में सबसे पहले सैलरी, कभी कभी सैलरी आपको निकालने के लिए बोल दे, ध्यान रखिएगा। लिव सैलरी में सैलरी का फॉर्मूला क्या होगा? बेसिक प्लस डीए, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और कमीशन टर्न ओवर परसेंटेज अचीव बाई एम्प्लॉय। सैलरी का भी यही हुआ, जो किस जिसको इसका डेफिनेशन था अनकवर्ड वाला का। सैलरी का डेफिनेशन अनकवर्ड वाला था, तो बार बार सैलरी का डेफिनेशन है, यही तो दिक्कत है सैलरी चैप्टर में। कवर्ड वाला का बेसिक प्लस डी है, बात खत्म। और बाकी लोग का, जिसमें से ग्रेचुटी अनकवर्ड का और लीव इनकैशमेंट का, दोनों का सैलरी का डेफिनेशन सेम है। ग्रेचुटी अनकवर्ड का और लीव इनकैशमेंट का सैलरी का डेफिनेशन एक ही है। याद रखने का सब ट्रिक बना कर रखिए। बार बार हम लोग मंथ मतलब 30 दिन ले रहे थे, क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि मंथ का मतलब 30 दिन हुआ। जब से रिटायर हुआ है, डेट फ्रॉम रिटायरमेंट, तब से लेना। मान लो 15 तारीख को रिटायर हुआ है तो 15 से ही लेना है। क्या? सैलरी उसका लास्ट 10 मंथ का सैलरी, ठीक है ना? जब हम लोग सैलरी कंप्यूट कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लीव डेज इंटाइटलमेंट कितना होना चाहिए? 30 दिन होना चाहिए। भले ऑर्गेनाइजेशन 45 दिन का छुट्टी दे रहा है, फिर भी हम लोग 30 ही दिन कंसिडर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन 25 दिन का छुट्टी दे रहा है तो हम लोग कितना कंसिडर करेंगे? 25 दिन करेंगे। डन। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होना चाहिए। लीव इंटाइटलमेंट, लीव इनकैशमेंट जो हम लोग कंप्यूट कर रहे थे, ये वाला लीव इनकैशमेंट है। ये क्या है बताइए? ये जो निकाल रहे हैं लीव क्या है? इनकैशमेंट है। जो लीव इनकैशमेंट में निकाल रहे हैं उसमें तो सैलरी का यूज कर रहे हैं। वो सैलरी कौन सा सैलरी होगा? बोलो। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ होगा। क्लियर हुआ? 1 मंथ मतलब 30 सैलरी है, तो पूरा डन। इसके अलावा कुछ और देखना नहीं है। सब दिमाग में बैठ गया? हाँ, क्लियर? अब आगे चले, चलिए नेक्स्ट। वीआरएस, वीआरएस आ जाइए, बहुत दीजिए ये। सर वीआरएस क्या होता है? वीआरएस क्या होता है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। वाह, आपके लिए क्या स्कीम है? आप लोग मेरे एम्प्लॉय हैं, आप लोग के लिए क्या है? चाहिए स्कीम? ये स्कीम ये है। चलो काम छोड़ के निकलो यहाँ से। चलो चलो, हो गया, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय हो गया है मेरे पास। अब हमको एम्प्लॉय का दरकार नहीं है। चलो निकलो निकलो निकलो। दैट इज द वीआरएस, समझ आ रहा है? अब होता क्या है इसमें, अगर हम आपको इसे निकाल के बाहर फेंक दे तो तुम लोग क्या करेगा? आजकल तुम लोग का पास सोशल मीडिया है, ये है, तुम लोग क्या करोगे? कंपनी का बदनामी हो जाएगा इससे। देखो एम्प्लॉय निकाल के बाहर फेंक रहा है ये कंपनी, कंपनी का शेयर प्राइस धड़ाक से लुढ़क जाएगा। तो कंपनी एक दिमाग में ये बुद्धि लगाता है और बोलता है कि एक काम करते हैं, कि ऐसा कुछ करते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। मतलब कि जो एम्प्लॉय है वो छोड़ के चला भी जाए और बदनामी भी ना हो। तो तुमको बोलता तुम्हारे लिए स्कीम है, स्कीम। तुम बोलते हो क्या स्कीम है? काम छोड़ दो और एक बार में इतना रुपया दे रहा है, ये लो चलते बनो। दैट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। और जहां के बाहर ये स्कीम दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं, तुमको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। अब बताओ, जिसको हम अच्छा खासा पैसा दे देंगे अभी, कौन नहीं लेगा ये? बात समझ में आ रहा है क्या? कैसे फायदा है तुम्हारे लिए कि भाई एक काम करते हैं, तो सारा पैसा मिल जा रहा, ले लेते हैं और फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे।
क्योंकि यहाँ अभी एक बार में इतना पैसा दे दे रहे हैं, वो तो पैसा फालतू का मिल गया। अब कल से कहीं और काम करेंगे तो वहां से तो सैलरी आएगा ही आएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? पकड़ में आ रहा है बात? तो इसीलिए लालच में आकर आप लोग क्या बोलते हैं, ये स्कीम ऑप्ट कर जाते हैं। दैट इज द VRS, वॉलेंट्री। खुद से तुम क्या ले रहे हो, रिटायर ले रहे हो, हम तुमको नहीं निकाले, तुम क्या कर रहे हो, खुद से तुम रिटायरमेंट ले रहे हो। VRS स्कीम में आपको क्या मिलता है, बहुत सारा लमसम अमाउंट मिल जाता है। और ये कंपनी क्या करता है, ऑप्शन देता है ताकि उसके पास सरप्लस इंप्लॉय हो गई है, सरप्लस इंप्लॉय को निकालने के लिए, और तुमको एक बार में इतना सारा रुपया मिल जाता है। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा है ये नहीं है कितना मिलेगा, वो हमारा काम नहीं है। वापस से हमारा मुद्दा ये है कि तुमको जो VRS के नाम पे जो पैसा मिला है वो टैक्सेबल है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये हमको पकड़ना है। तो बात ये कहानी है बिल्कुल। VRS नॉन एलिजिबल इंप्लॉय और एलिजिबल इंप्लॉय, अगर तुम नॉन एलिजिबल इंप्लॉय के केस में आते हो तो भाई तुमको ऊपर फुल्ली टैक्सेबल है। देते हो बे सर, एग्जाम्शन नहीं मिलेगा ना, एकदम नहीं मिलेगा, एक पैसा का एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। पूरा जितना रुपया मिला है सब पे क्या देना होगा। अगर तुम किस केस में आ गए, हाँ अगर तुम एलिजिबल इंप्लॉय के केस में आ गए, एलिजिबल नॉन एलिजिबल इंप्लॉय डजंट मैटर, मैटर इज उसके अंदर लिखा हुआ है ना, वो ही मैटर है। अगर आप एलिजिबल नॉन एलिजिबल ये सब याद नहीं रखना चाहते हैं मत रखिए, बट उसके अंदर वाला जो कौन इंप्लॉय को मिलेगा कौन इंप्लॉय को नहीं मिलेगा ऐसे भी याद कर लिए तो अभी क्लियर ही है। तो एक बनाने का तरीका हो गया कि सर एलिजिबल को क्या होगा, नॉन एलिजिबल को सर नहीं मिलेगा, नॉन एलिजिबल VRS का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल, और एलिजिबल इंप्लॉय को VRS का मिलेगा, इसीलिए एलिजिबल नाम दे दिए हम, आपको समझ में आ जाए। तो सर जो एलिजिबल इंप्लॉय है उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, हाँ बिल्कुल उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। उसको जो एग्जेम्पशन मिलेगा मिनिमम ऑफ दी 4 मिलेगा, मिनिमम ऑफ दी 4, मिनिमम ऑफ दी 4। तो पहले ये मिनिमम ऑफ दी 4 जाने से पहले हमको समझते हैं कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। तो नहीं मिलना मतलब क्या, VRS नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, VRS नहीं मिलेगा कि एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ओ बाबा, VRS मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको क्या मतलब है। हम लोग आपको थोड़ी ना बैठ के ये समझाने के लिए बैठे हुए हैं कि तुमको VRS मिलेगा, हम समझा दिए। VRS का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि तुम खुद से रिटायर लेते हो ना, और ये मजबूरी में एम्प्लॉय ऑप्शन देकर, एम्प्लॉयर आपका ऑप्शन देता है कि देखो भाई तुम छोड़ के जा सकते हो चाहो तो, क्योंकि सरप्लस एम्प्लॉय है उसके पास, तो आपको एक बार में रुपया बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है। तो वो कितना मिलेगा डजंट मैटर बाबा, हमको क्या पतला मतलब है, मतलब ये है कि तुमको मिल गया तो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बताओ टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसके लिए डिपेंड करता है कि आप कौन से एम्प्लॉय हैं। अगर आप एलिजिबल एम्प्लॉय हैं तो एग्जाम्पशन मिलेगा, नॉन एलिजिबल है तो एग्जाम्पशन, एलिजिबल है तो एग्जाम्पशन मिलेगा, नॉन एलिजिबल है तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। बात समझ आ रहा है? अब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल। सर कौन कौन वो लोग हैं, जो लोग पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉय हैं, जो लोग सोल प्रोप्राइटर के एम्प्लॉय हैं, और जो लोग डायरेक्टर हैं कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के, 3 लोगों को नहीं मिलेगा। तुम कहाँ काम करते हो, पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉय हो, पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय हो, नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, फुल टैक्सेबल। तुम कहाँ के एम्प्लॉय हो, सोल प्रोप्राइटर के एम्प्लॉय हो, यानी कि मेरा बिजनेस सोल प्रोप्राइटर, तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तो फिर तुमको जो VRS दिए होंगे तो क्या तुमको एग्जाम्पशन मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। तुम डायरेक्टर हो किसी कंपनी का या कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो डायरेक्टर को भी क्या नहीं मिलेगा, एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, डायरेक्टर को भी VRS नहीं मिलता है, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा मतलब फुल्ली टैक्सेबल। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है? हाँ न, अच्छा सर तो फिर किसको मिलेगा सर, मिलेगा किसको, मिलेगा सर किसको, इंप्लॉय ऑफ दी कंपनी, कोई भी कंपनी का इंप्लॉय को, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंप्लॉय को, चाहे गवर्नमेंट का इंप्लॉय को, लोकल अथॉरिटी का इंप्लॉय, गवर्नमेंट बॉडी का इंप्लॉय को, सरकारी इंप्लॉय को, अब साफ साफ बोलो ना। हाँ, सरकारी इंप्लॉय को या कोई भी कंपनी के इंप्लॉय को, कंपनी का इंप्लॉय हो
या सरकारी एम्प्लॉय हो तो मिलेगा, बाकी किसी को हम बता रहे हैं। तो तीन ऐसे समझो ना, ऐसे फील कर जाओ। सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप होता है, कंपनी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना? ही तो होता है ना, यही तो होता है। सोल प्रोप्राइटर के एम्प्लॉय को मिलेगा? नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप के एम्प्लॉय को मिलेगा? कंपनी के एम्प्लॉय को मिलेगा? कंपनी के एम्प्लॉय को मिलेगा, कंपनी के डायरेक्टर को नहीं मिलेगा। कंपनी के एम्प्लॉय को मिलेगा, कंपनी के डायरेक्टर को नहीं मिलेगा। सरकारी एम्प्लॉय को मिलेगा, सरकारी कंपनी के एम्प्लॉय को मिलेगा? हाँ मिलेगा। बात समझ आ रहा है? कोऑपरेटिव वाले को मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कौन एग्जेम्प्ट है? डायरेक्टर एग्जेम्प्ट है, डायरेक्टर को नहीं मिल, फुली एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है। हमारा तो ऐसे याद रहेगा। तो समझो ना ऐसे कि सोल प्रोप्राइटर के, ऐसा मोटा मोटी बात समझ लो, सोल प्रोप्राइटर के एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप के एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, डायरेक्टर के एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, बाकी किसी अदर कंपनी का एम्प्लॉय है, आप कंपनी का एम्प्लॉय है तो मिल जाएगा, या सरकारी एम्प्लॉय है तो मिल जाएगा। बात खत्म। क्लियर? अब क्वेश्चन है कितना मिलेगा। अगेन पहला वाला और लास्ट वाला आपको मुफ्त में मिल रहा है। पहला वाला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, लास्ट वाला मैक्सिमम लिमिट 5 लाख। ग्रेचुटी, पेंशन, लिव इनकैशमेंट, वीआरएस। समझ में आ रहा है? सब में अलग अलग कहानी है, याद रहेगा। तो पहला वाला और इसमें 5 लाख, इसमें क्या बोल रहा है 2 नंबर और 3 में? बोल रहा है 3 मंथ का सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। 3 मंथ का सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, यानी कि तुम सैलरी निकालोगे यहाँ पर 3 मंथ का सैलरी पता करो, 3 महीना का सैलरी कितना है, और उसको जितना सर कंप्लीटेड ईयर है ना, कितना क्या है बताओ, कंप्लीटेड ईयर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 महीना का सैलरी नहीं, 3 महीना का सैलरी को नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर से मल्टीप्लाई करना है। सर 1 महीना का सैलरी 10,000 रुपया है, हाँ तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 30,000 रुपया। तो 3 महीना का सैलरी कितना आया? अब ये 3 महीना का जो सैलरी है ना, इसको तुमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? कंप्लीटेड ईयर से। ठीक है? एड सैलरी एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बताओ तो रिटायरमेंट समय कितना सैलरी था? ओ सर 15,000 रुपया रिटायरमेंट समय सैलरी था। ओके, कितना मंथ अभी भी तुमको बचा हुआ था रिटायर होने में, क्योंकि तुम पहले ही छोड़ दिए काम, तो रिटायर होने में कितना दिन बचा हुआ था? अब रिटायरमेंट का एज कितना होता है? 60। समझ आ रहा है ना? तो रिटायर होने में कितना समय बचा हुआ था? समझ में आ रहा है? मान लो सर बचा हुआ है, मंथ बोल रहा है, ठीक है ना? मान लीजिए 14, अभी भी 50 मंथ बचा हुआ है। कितना मंथ बचा? 60 मंथ बचा हुआ है। तो जो सैलरी आपका टाइम रिटायरमेंट का समय था, उससे हम लोग क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 महीना मतलब 5 साल, मल्टीप्लाई कर। समझ में आ रहा है कैलकुलेशंस? लीव सैलरी में क्या था जरा बताइए, एग्जाम्पशन में? एक्चुअल अमाउंट रिसीव, लास्ट 10 मंथ का टोटल सैलरी, फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट, लीव इंटाइटलमेंट निकालना था। कैसे? मैक्सिमम लिमिट, ओके। मैक्सिमम लिमिट व्हाट, हाउ मच? 3 लाख। कट हो गया। लिव इंटाइटलमेंट एज पर आईटी रूल कैसे निकलता था? ग्रॉस 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, माइनस लिव इंटाइटलमेंट अवेल्ड, आता था अनअवेल्ड। जो आता था उसको हम लोग इन कैश कन्वर्ट करते थे। इन कैश कन्वर्ट करने के लिए वो डेज ऊपर नीचे, ऊपर में आपका मंथ का सैलरी, एवरेज सैलरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज, 30 डेज, मल्टीप्लाई जितना अनअवेल्ड था। वीआरएस क्या बोल रहा है? वीआरएस में एक्चुअल अमाउंट रिसीव, लास्ट वाला मैक्सिमम लिमिट, दैट इज हाउ मच? 5 लाख। सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है? हर साल नंबर ऑफ, ऐसे याद रखो, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मल्टीप्लाई बाई 3 महीना का सैलरी, उसके बाद लास्ट सैलरी, फिर सैलरी है, सैलरी एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम अवेलेबल फॉर द रिटायरमेंट इन मंथ। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर?
यहाँ भी सैलरी का डेफिनेशन क्या है, बेसिक डीए, कमीशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यानी ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड, लिव इन कैशमेंट, वीआरएस, तीनों का सैलरी का डेफिनेशन सेम है। बोलो कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए, एक क्वेश्चन है सलटा लेते हैं। है ये वाला? चलिए 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 चलिए। हाँ यही हम सॉल्व कर देना, ठीक है? आप भी कहाँ करेंगे? क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वीआरएस ऑफ मिस्टर, कौन है? जॉन, ठीक है ना? मिस्टर जॉन, अपना असेसमेंट ईयर यूज कर लो। असेसमेंट ईयर 24-25 और प्रीवियस ईयर 23-24। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। डन। पहला, पहला मतलब यहाँ लिखोगे वीआरएस रिसीव, कितना वीआरएस रिसीव हुआ है? क्वेश्चन पढ़े थे? पढ़े तो पढ़े ही नहीं। 6 लाख रुपया का क्या हुआ है? वीआरएस रिसीव हुआ है। नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट इज 60 साल के ऊपर रिटायरमेंट आता है, मेरा है ना? नॉर्मल एज इज 60। जॉन वाज 45 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बताओ जॉन का अभी एज कितना है? उसको सठियाने में कितना समय लगेगा? तो सठियाने में मैंने 60 साल होने में, समझ में आ रहा है? सठियाना माने नहीं बोलते सठिया गया है, बॉडी में सठिया गया है, पागल हो गया है। वाह वाह वाह। सठिया गया माने 60 साल का हो गया है, पता ही नहीं है। फिर तो ऐसे तो बोल देगा कहीं मोहल्ला वल्ला में किसी को कि तुम सठिया गया है, तो पीट पाट देगा। होता है कोई कोई वर्ड अच्छा होता है बट लोग उसको गाली समझ जाता है। अब जैसे ब्रदर इन लॉ को क्या बोलते हैं आप लोग? साला। पर इसको गाली हो गया है, अब इसी किसी को चला के बोल दो तो गाली समझता है कि नहीं? इसको है गाली दे रहा है, हमको साला बोल रहा है, हाँ बताया अभी तुमको। और वही देख लो, तो वही चीज है। कंपनी में आपका एज नॉर्मली रिटायरमेंट का है 60 साल, अभी 45 साल का है जॉन, तो बोलो उसको सठियाने में कितना समय लगने वाला है? और 15 साल नहीं, महीना में बताओ, महीना में बताओ। 15 को मल्टीप्लाई करना होगा 12 महीना से। हाँ तो 180 महीना बाकी है अभी, ठीक है? 15 साल माने 180 महीना, ठीक है? एंड कंप्लीटेड 20 ईयर ऑफ सर्विस, 20 साल वो काम कर चुका है, ठीक है?
हिज मंथली सैलरी एट टाइम ऑफ द रिटायरमेंट वाज दिस। बेसिक सैलरी निकालना पड़ेगा यहाँ पर, बेसिक प्लस डीए प्लस बेसिक प्लस डीए, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन। कमीशन तो नहीं है, ये चलेगा नहीं आचार्य, ये भी कन्वीनियंस अलायंस नहीं होगा या अलाउंसेस होगा, चलेगा नहीं। ऊपर से डीए भी है, कितना रुपया, बट क्या बोल रहा है, 50% इंक्लूडेबल इन फॉर द पेंशन। रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कितना है, सिर्फ 50% ही है, यानी कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी कितना है, 50% ही है, तो 50% डीए लेना है, और कमीशन है नहीं तो नहीं लेंगे। तो बेसिक प्लस डीए ही है, डीए भी कितना, 60,000 का 50% यानी 3,000 रुपया, तो 10,000 रुपया और प्लस 3,000 रुपया कितना हो गया, 13,000 सैलरी आया। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, तो वीआरएस रिसीव अब निकालना क्या है, टैक्सेबल कंपनसेशन। तो वीआरएस रिसीव कितना वीआरएस रिसीव हुआ है, 6 लाख रुपया। एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन। सर एक बात पूछे, इसको एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो सोचे ही नहीं, तो सोचो कहाँ काम करता है, हंगा रहा है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इतना सोचना पड़ेगा। तो शुरुआत है, अभी तो अलाउंसेस आ रहा है, पर क्रेडिट्स आ रहा है, मिनिमम। अरे इजी है, ध्यान से हम तो बोल रहे हैं ना, टैक्स को करने का एक ही मंत्र है, क्या करना है, रोज रिवीजन, जितना पढ़ रहे हो ना सर, ऐसे पन्ना को पलट पलट के देखना है, ये जो भी प्रोविजन लिखवाए हैं उसके बार देखना है, बस इतना काम है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, बताओ पहला, एक्चुअल वीआरएस रिसीव, कितना एक्चुअल वीआरएस रिसीव है, 6 लाख रुपया। दूसरा वाला में क्या करोगे, दूसरा में क्या करोगे, 3 मंथ का सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यही ना। तो 3 मंथ का सैलरी कैसे निकलेगा, सैलरी कैसे निकलेगा, नोट डाल दो, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। बेसिक कितना, 10,000, डीए कितना, 6,000 का 50%, कितना हो जाएगा, 13,000 रुपये का सैलरी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 महीना लेना है ना, तो 3 महीना का सैलरी इतना आ गया 3 महीने का सैलरी, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कितना कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 20 साल बताया था ना काम कर चुका है वो, सॉल्व कर दीजिए। के बाद क्या है बताइए, ये वाला 13,000 इंटू 3 इंटू 20, 7,80,000। तीसरा, तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा याद है, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम लेफ्ट फॉर द रिटायरमेंट, मंथ लेफ्ट फॉर द रिटायरमेंट, ठीक है, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इंटू नंबर ऑफ मंथ सर्विस लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट। बोल दो जरा, तो सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 13,000, बोलो कितना मंथ बाकी है रिटायरमेंट होने में, कितना साल बाकी है,
15 साल को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 12 मंथ से तो निकल जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं? अरे वही बात वही है। 15 × 12 करोगे तो कितना आ रहा था? 180 मंथ आ रहा था ना। 180 मंथ इंटू 13,000 कितना आ रहा है? 23,40,000। मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितना है? मैक्सिमम लिमिट 5 लाख। बोलो क्या लोगे? विच एवर इज लोअर, कितना? 5 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। योर टैक्सेबल VRS। डन डना डन डन। टैक्सेबल VRS डन। टैक्सेबल VRS भी हो गया हमारा। VRS खत्म। VRS में हुआ क्या बताइए तो? हम आपको ऑप्शंस दिए कि आप चाहो तो, ऑप्शंस दिए हैं, चाहो तो आप अपने आप को रिटायर ले सकते हो अभी, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑप्शन दिए हैं, चाहो तो ले सकते हो, इतना सारा रुपया एक बार में दे दे रहे हैं आपको। दैट्स ऑल। VRS क्लियर हुआ? 4 मिनिमम ऑफ द एग्जाम्पशन है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पशन है इसका। 4 पॉइंट है। पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा क्या है? 3 मंथ का सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तीसरा लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फॉर द रिटायरमेंट, मैक्सिमम लिमिट हाउ मच? 5 लाख। नेक्स्ट ई नंबर रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, लास्ट है ये, 2 मिनट लगेगा। क्या बोलिए? उसके बाद खत्म। समझ में आया? उसके बाद देखो नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएंगे। हालांकि परक्यूजर्स नहीं कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास से, अलाउंसेस बाकी है हमारा, तो अलाउंसेस होगा। 2 क्लास लगता है अलाउंसेस खत्म करने में सारा, फिर परक्यूजर्स आ जाएगा। परक्यूजर चलेगा, बहुत टाइम लेगा, 4 से 5 क्लास लेता है। फिर परक्यूजर्स खत्म, खत्म। परक्यूजर्स खत्म तो अब खत्म। PFF उसी के अंदर कवर कर लेते हैं हम लोग। फिर सम्स करोगे बैठ के, जब तक सारा नहीं करोगे ना बड़ा सम्स नहीं हो पाएगा। परकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कहानी इसी के अंदर है। अलाउंस तो छोटा है, बोल तो रहे हैं 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और रिटायरमेंट बेनिफिट आज का क्लास लिया 3 दिन खत्म, अलाउंसेस 2 क्लास, 1.5 क्लास या 2 क्लास, परकेजेस जो ले लेगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो इसको खत्म कर लो, 2 मिनट लगेगा। अब रिटायरमेंट बेनिफिट, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन क्या है? रिट्रेचमेंट कंपनसेशन जो उसी का भाई है VRS का। इसमें क्या हुआ? कंपनसेशन रिसीव बाय द वर्कर एट द टाइम ऑफ रिट्रेचमेंट, कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बाय द एम्प्लॉयर। तुमको हम रखे थे काम पे 10 साल के लिए, अब हमको नहीं रखना है, जाओ भागो यहां से। तो VRS जैसा ही था। नहीं, VRS में ऑप्शंस दिए थे आपको, चाहो तो चाह सकते हो आप, इतना रुपया दे रहे हैं, वो मना कर दिया हम नहीं लेंगे ऑप्शन, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है काम करो। बात सुना रहे ना? यहां पर तो हम जानबूझ का खुद तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए, नहीं करना है तुम्हारे साथ काम हमको। समझ रहा है ना? दैट इज द रिट्रेचमेंट। तुम बोलोगे ऐसे कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़े हो, अभी आप काम नहीं, आप बोले हैं मेरे को 10 साल रखने के लिए, तो अब हमको तो झेलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब हमको रखिए, हमको तो रखना पड़ेगा। आप तो बोले हैं 10 साल तक, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, 10 साल तक रखना पड़ेगा। हम कोई भी इसमें से रूल्स तोड़े नहीं है। हाँ आपका सामान चोरी किए नहीं है, ये किए नहीं है, तो कोई रूल तोड़े नहीं है, तो अब क्यों जो रूल्स लिखा हुआ था जिसके वजह से अगर ये वायलेशन होता है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, तो वो तो तोड़े हैं नहीं, तो फिर आप मेरे को क्यों निकाल रहे हो? दीजिए कंपनसेशन। नहीं तो हम जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट से फिर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए, फिर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके हिसाब से आपसे हम क्या लेंगे? कंपनसेशन लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हो?
रहने दो। कॉन्ट्रैक्ट कितना तरह का होता है? कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब कब होता है? रहने दो रहने दो रहने दो, समझ गए हम। समझ में आ रहा है? दिमाग में तो याद ही नहीं हुआ कुछ। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए तुमको क्या मिल रहा है बोलो? एम्प्लॉयर खुद ही से चलने देना, तुम कोर्ट में जाएगा, कोर्ट दिलवाएगा, हम ही देते रहे, लो ना, लो जाओ। हमको तुम अपना शकल मत दिखाना, पसंद नहीं है तुम्हारा शकल, बात खत्म है। समझ में आ रहा है क्या? वीआरएस में इसमें दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या? वीआरएस में आई एम गिविंग यू ऑफर, ऑप्शन, लेना है ले सकते हो, तुम बोल रहे हो नहीं लेंगे, ठीक है साथ में काम करो, और क्या कर सकते हो, पर ऑफर दे रहे हैं तुमको, अच्छा ऑफर है। डील 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 दिया जा रहा है आपको, यहाँ पर कोई डील नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, अब चेहरा मत दिखाना, तुम बोल रहे हम जा रहे हैं कोर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट तोड़े आप। और ठीक है, ये पैसा भी रख लो कुछ। समझ में आ रहा है ना? ये पैसा तुमको दे दिया गया, दैट इज द डिटरेचमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन करने के लिए यहाँ पर कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ फोड़ कर फेंक दिए, अब वहां पर ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम ही अलग हो जाओ हमसे। समझ में आ रहा है? दोनों एक ही जैसे दिखता है। रिसीव अ वर्कमैन अंडर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज यू प्रूव। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कहीं ना कहीं, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही अगर स्कीम निकाला है तो कहीं ना कहीं फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अरे रिसीव अ वर्कमैन अंडर एनी स्कीम विच हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इन हिज बिहाफ। साफ साफ बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, रेलवे वाले लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, वेस्ट बंगाल कॉर्पोरेशन में काम करने वाले लोग, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उन लोग को फिर एग्जेम्पशन मिलेगा मिनिमम ऑफ दी फॉलोइंग। पहला और लास्ट बताने का मेरे को जरूरत नहीं है, पहला लास्ट तो खत्म। पहला लास्ट, पहला क्या है? लास्ट वाला का इसका क्या है? 5 लाख। चलो बताओ तो ग्रेचुटी कवर्ड का कितना था? ग्रेचुटी कवर्ड का कितना था? मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। हो गया। अनकवर्ड नॉट कवर्ड का 20 लाख। पेंशन का उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, बस एक ही चीज था, 1/3 1/2। काम करना बंद कर रहा है ना दिमाग। लीव का हो गया हो गया हो गया। लीव इनकेसमेंट का 3 लाख। वीआरएस का और रिट्रेचमेंट का। समझ में आ रहा है कितना जरूरी था रिवीजन? सम्स करना नहीं है, एक बार बना लेने से रिवीजन सब करते रहोगे ना तो सम्स बन जाएगा। तो 5 लाख। सर इसको देख के कुछ कुछ याद आ रहा है। 15/26 एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 month of the completed year of service और पार्ट देयर इन एक्सेस ऑफ। तो यहां पर क्या है? 15/26 है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 month, यानी कि यहां पर भी सैलरी है, बट एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 month का सैलरी है। 3 month का सैलरी का क्या कर देना है? एवरेज, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड से। अगर कोई ना कोई, अगर आपका एक्सेस ऑफ 6 month है तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे, बात खत्म। समझ में आ रहा है क्या? कर लेंगे ये वाला खुद से। सैलरी का डेफिनेशन क्या होगा फॉर दिस पर्पस? सैलरी का डेफिनेशन क्या होगा फॉर दिस पर्पस? लिख देना, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? क्या बोले यहाँ पर? पहला वाला क्लियर है, दूसरा वाला क्लियर है, तीसरा वाला क्या लिखा हुआ था? दिक्कत हो रहा है? 15/26 सैलरी मल्टीप्लाई करते थे ना, और नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या ले लेना है? अगर
6 तक है तो उतना ही, 6 से ऊपर चला गया तो राउंड अप कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ क्या लेना है सैलरी में, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ का, लास्ट 3 मंथ का सैलरी निकालना, अब फिर 3 से डिवाइड करके एवरेज कर देना, यही करना है। क्लियर। सैलरी में क्या लोगे, बेसिक प्लस डीए, ठीक है। बताओ रिट्रेचमेंट कंपनसेशन कितना मिला, 8 लाख। एग्जाम्शन कितना होगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग है ना। पहला वाला कितना होगा, 8 लाख। दूसरा वाला 15/26 इंटू एवरेज सैलरी इंटू कितना साल काम किया, 29/10 तो 30 ले लेंगे, बोलो। और लास्ट वाला क्या है, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख। बात समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पर कितना लोग है, सैलरी देख लो कितना है, बेसिक सैलरी 20,000 रुपया, डीए कितना है, तो सैलरी कितना हो गया 25,000 रुपया। तो आपको क्या करना है, 25,000 रुपया की ड्राइंग, बेसिक सैलरी इतना रुपया ना, टाइम ऑफ रिटायरमेंट ड्राइंग कितना 20,000 रुपया और 5,000 रुपया, 25,000 सैलरी 1 महीना का है, 3 से मल्टीप्लाई करो 70, फिर 3 से डिवाइड कर दो, वही तो आएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आया। तो एक्चुअली जो 3 महीना का सैलरी है ना, तो क्या करना है, एवरेज सैलरी लेना है। 3 महीना में हो सकता है कि सैलरी बदल रहा हो, यहाँ तो सैलरी आपका तीनों महीना का क्या था, सेम था, 3 से ही तो मल्टीप्लाई किए थे, इसलिए एवरेज में कितना आया, 25 ही आया। बोलो कितना आ रहा है, 432, विच एवर इज लोअर, कितना आ रहा है, रिलैक्स 60, ओके 308 हो गया। अच्छा बस कॉपी कर लेना, फोटो खींच लेना। तो भाई साहब खत्म हुआ हमारा पूरा का पूरा क्या, सैलरी है, सैलरी पूरा का पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। आइए 2 मिनट का रिवीजन लीजिए। सबसे पहला ग्रेचुटी कवर्ड, कवर्ड में क्या क्या था, एक्ट मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्पशन मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, एनी पार्ट अगर 6 मंथ से बेसी है तो राउंड अप कर देंगे। उसके बाद आता है मैक्सिमम लिमिट 3, मैक्सिमम लिमिट कितना है 20 लाख। कवर्ड कंप्लीट, अनकवर्ड में एक्चुअल अमाउंट रिसीव 1/2 इंटू लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ का याद आ रहा है, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सैलरी का डेफिनेशन बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन अचीव बाय एम्प्लॉय परसेंटेज सेल्स के ऊपर, डन। और थर्ड केस 20 लाख का लिमिट उसमें, ग्रेचुटी कंप्लीट। फिर आता है क्या, पेंशन। पेंशन अगर आप अनकम्यूटेड है तो फुल्ली टैक्सेबल है, कम्यूटेड है तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एग्जेम्प्ट, अगर अदर एम्प्लॉई है तो 1/3 या 1/2, 1/2 ज्यादा होता है, 1/3 कम होता है। ज्यादा हम एग्जेम्पशन देंगे जब उसको रुपया कम मिल रहा हो, यानी ग्रेचुटी अगर नहीं मिल रहा हो तो 1/2 लग जाएगा, और जब ग्रेचुटी मिल रहा हो 1/3 लगेगा, बात खत्म। और ये 1/2 1/3 जो है ना, फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन का लगता है। पेंशन हटाओ। उसके बाद आता है लिप सैलरी। लिप सैलरी में क्या हो रहा था, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा लिप सैलरी में ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ले रहे थे तो फुल्ली टैक्सेबल, अगर आप रिटायरमेंट के बाद ले रहे हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले रहा है तो एग्जेम्प्ट है, अदर एम्प्लॉय ले रहा है तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या ले लेंगे,
पहला वाला एक्चुअल अमाउंट रिसीव होगा, दूसरा वाला दूसरा वाला क्या था? 3 मंथ का सैलरी। टोटल सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। तीसरा वाला लीव इंटाइटलमेंट एज पर आईटी रूल्स। और लास्ट वाला मैक्सिमम लिमिट कितना? 3 लाख। 5 लाख नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हटाओ। फिर क्या आया? वीआरएस। सामने आया ना वीआरएस। वीआरएस में क्या कहानी था? अगर सारे एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, जो एम्प्लॉय सोल प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है, डायरेक्टर है कंपनी का, उसको नहीं मिलेगा। बाकी इसके अदर कंपनी के एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय है, तो उसको वीआरएस मिल जाएगा। वीआरएस वीआरएस मिल जाएगा नहीं, एग्जाम्शन मिल जाएगा, माफ करिएगा। एग्जाम्शन कितना मिलेगा? 4 केस है यहाँ पर। पहला वाला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा वाला 3 मंथ है यहाँ पर, 3 मंथ का सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। फिर क्या है? लास्ट ड्रॉन सैलरी, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फॉर द रिटायरमेंट, मल्टीप्लाई कर देना है। और लास्ट वाला क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम लिमिट। यहाँ भी 5 लाख है, ठीक है ना। यहाँ 5 लाख, इससे पहले वाला में कितना था? 3 था, यहाँ 5 है। उसके बाद आता है, बताइए, रिट्रेचमेंट बेनिफिट। रिट्रेचमेंट बेनिफिट में क्या कहानी पड़े कि भाई रिट्रेचमेंट बेनिफिट जो है ना, ये कहीं ना कहीं इंप्लॉय को मिलता है। अगर सरकारी इंप्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंप्लॉय, नॉट सरकारी इंप्लॉय, सॉरी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंप्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अगर अदर हो तो फिर आपको क्या मिलेगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है, आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा मिनिमम द फॉलोइंग। पहला वाला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा वाला 15/26 मल्टीप्लाई बाई एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ का एवरेज सैलरी, लास्ट 3 मंथ का सैलरी का एवरेज, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर एनी पार्ट 6 मंथ से ज्यादा है तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे। और लास्ट है, बताइए क्या? मैक्सिमम लिमिट, दैट इज 5 लाख। बोले क्लियर? मिलता है नेक्स्ट क्लास में। वीआरएस का एक होमवर्क है, ग्रेचुटी का भर भर के है। मिलते हैं।